गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था और जिस वंश ने शासन किया उसे हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। तो हर्यक वंश के राजा पहले राजा थे जिन्होंने मगध में या मगध के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य की स्थापना किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह मगध साम्राज्य यानी मगध में जो साम्राज्य की स्थापना हुई हर्यक वंश के शासकों ने स्थापित किया। तो यह हर्यक राजवंश या हर्यक वंश के शासक या राजा कितने समय तक शासन किए? तो वह 545 ईसा पूर्व से यानी बीसी से 412 ईसा पूर्व तक इन लोगों ने शासन किया मगध पर। और मगध पर शासन किया इन हर्यक वंश के राजाओं ने। तो इसमें पहले राजा थे जिनका नाम था बिंबिसार। ध्यान रखना है आप लोगों को, बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए। ध्यान रखना है आप लोगों को। और यह साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। और यहाँ पर हम लोग इस मैप में देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह मगध है, जो मगध का क्षेत्र है बिहार में पड़ता है, जो आज पटना है। ठीक है, तो यही जो मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र किसका था? तो मुख्य केंद्र साम्राज्य के शासन का था, साम्राज्य के शासन का मुख्य केंद्र था। और इसी जगह से इस हर्यक वंश के शासकों ने साम्राज्य या शासन प्रारंभ किया। ओके, और इसमें पहला जो राजा है बिंबिसार है। बिंबिसार का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। और यह साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। और विस्तार की नीति के लिए तो आइए यहाँ पर पढ़ते भी चलते हैं, क्योंकि पॉइंट आप लोगों के लिए ही लिखे हैं, नहीं तो हम तेजी से बोल देंगे तो इन पॉइंट को आप लोगों को समझने में फिर दिक्कत होगी। तो इस पॉइंट को भी हम बोलते चलते हैं। तो बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद यह मगध साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये तो हम लोग देख ही लिए कि मगध में साम्राज्य की स्थापना करने वाला बिंबिसार पहला राजा था। और यह जिस वंश का था उसे हर्यक वंश कहते थे। तो इस प्रकार हर्यक वंश के राजाओं ने मगध पर शासन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है कि यह हर्यक वंश का था, यह हम लोग देख लिए। अगला पॉइंट है राजधानी गिरिव्रज थी। अब इस बिंबिसार शासक ने या राजा ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाया। ठीक, गिरिव्रज को राजधानी इसने बनाया। अगला पॉइंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैन अनुश्रुतियों में इसे श्रोणिक कहा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस राजा को जैन अनुश्रुतियों में श्रोणिक कहा गया है। तो बिंबिसार को जैन अनुश्रुतियों में श्रोणिक कहा गया है। अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध और युद्ध नीति का सहारा लिया। तो इसने अपने साम्राज्य, इस मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए दो नीति को अपनाया। नीति तो 3 अपनाया। नंबर 1 है वैवाहिक संबंध, नंबर 2 है मित्रता यानी मित्र बनाना, और नंबर 3 है युद्ध करना। कहने का तात्पर्य यह है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने से दोनों व्यक्ति के बीच में या दोनों जो भी जिनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, 2 राज परिवार या 2 राजाओं के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में, तो दोनों लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होने से घनिष्ठता आ जाती है, यानी शत्रुता समाप्त हो जाती है। अगर शत्रु रहते भी हैं तो वह मित्र में परिणित हो जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो इसने वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। इसके बाद जिन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया या नहीं करना चाहा, उन लोगों से इन्होंने फ्रेंडशिप किया यानी मित्रता किया। ओके, और जो लोग मित्रता भी या मित्र बनना भी स्वीकार नहीं किए तो फिर उनके साथ युद्ध किया। तो यह 3 नीति थी
तीन पॉलिसी थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, मित्रवत व्यवहार करना, फिर शत्रु के रूप में युद्ध करना। तो यह तीन नीति बिंबिसार ने अपनाया और इसने वैवाहिक पहला नीति जो वैवाहिक संबंध था वह मद्र देश की पहला विवाह करता है मद्र देश की राजकुमारी खेमा अथवा क्षेमा के साथ। बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है, मैप में यहाँ देख लीजिएगा मद्र देश पंजाब के क्षेत्रों में पड़ता है। तो मद्र देश के राजा से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और यहाँ की जो राजकुमारी थी वह खेमा अथवा क्षेमा के साथ अपना विवाह किया। तो पहला विवाह मद्र देश के साथ हो गया। दूसरा विवाह इसने कौशल नरेश या कौशल के राजा के परिवार से किया या कौशल के राजा के राज परिवार में किया। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह किया। ध्यान रखना है, कौशल नरेश उस समय प्रसेनजीत थे और कौशल यह आपको ऊपर में दिख रहा है कौशल राज्य। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह किया और इस विवाह करने से क्या हुआ, काशी दहेज में मिल गया। कौशला देवी के साथ विवाह किया और बीच में कौशल मद्र के बीच में यह काशी है, काशी इसे दहेज में मिल गया। इस प्रकार अब साम्राज्य का विस्तार हो गया। मगध साम्राज्य का विस्तार काशी तक हो गया, इधर मद्र के क्षेत्रों तक, क्योंकि मद्र नरेश के पुत्री से या यहाँ की राजकुमारी से इसने बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और इधर कौशल देश के राजा कौशला देवी से विवाह कर लिया और इस प्रकार इसका क्षेत्र विस्तार मगध का कौशल की सीमा, मद्र की सीमा और एक काशी, ये सब इसके साम्राज्य में आ गया वैवाहिक संबंध के द्वारा। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन चेलना से भी विवाह किया। अब लिच्छवी जो वैशाली इत्यादि का क्षेत्र था, तो लिच्छवी क्षेत्र या लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन चेलना देवी के साथ इसने विवाह किया। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से किया। यह बहुत गुड पॉलिसी थी इसका, वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध जातक के अनुसार, ध्यान रखना है, बौद्ध जातक के अनुसार इसने यानी बिंबिसार ने कुल 500 यानी 500 विवाह किया। अब यह कहाँ तक सत्य है यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बौद्ध जातक में इस घटना का उल्लेख है कि बिंबिसार ने कुल 500 विवाह किए। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्र देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा के साथ विवाह किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह किया और काशी दहेज में पाया। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन चेलना से विवाह किया। ओके, ध्यान रखिएगा, यह 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जैन अनुश्रुतियों में इसे श्रोणी कहा गया है। ओके, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह बिंबिसार हर्यक राजवंश का था। इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है फिर अंग पर आक्रमण कर जीत लिया। अब क्या है कि मगध के ऊपर जो अंग है, यह मैप में आप देख रहे हैं, अंग का जो क्षेत्र है, अंग नरेश जो था वह इसे मित्रता भी नहीं किया और वैवाहिक संबंध भी नहीं स्थापित किया, अर्थात वह शत्रु के रूप में ही रहा। तो फिर बिंबिसार ने क्या किया कि अंग राज्य पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। ओके, इस प्रकार युद्ध के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन किया? बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने अवंती राज्य से मधुर संबंध स्थापित किया। अवंती राज्य आप लोगों को पढ़ाए ही होंगे, 16 महाजनपद में अवंती क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अवंती उज्जैनी का जो बेल्ट है, उज्जैन जो वर्तमान में है, यह क्षेत्र अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अवंती के राजा से मधुर संबंध स्थापित किया, यानी मित्रता स्थापित किया, क्योंकि यह दूर के राजा थे तो इनके साथ इसने मित्रता स्थापित किया। मित्रता स्थापित करने से यह फायदा हुआ कि अवंती के राजा मगध की ओर आक्रमण नहीं करेंगे या मगध
बिंबिसार के जो साम्राज्य विस्तार है उसमें रुकावट नहीं पैदा करेंगे, उसमें अवरोध नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसने इसी कारण अवंती के राजा से बिंबिसार ने मित्रता किया या मित्रवत व्यवहार किया या मधुर संबंध स्थापित किया। ओके, तो उस समय जो राजा था, आपसे एग्जाम में पूछ देता है, चंद्रप्रद्योत था। ध्यान रखना है कि अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। चंद्रप्रद्योत से बिंबिसार जो मगध का राजा था, यहाँ पर हम लोग देख लिए हर्यक वंश का, इसने मित्रता स्थापित कर लिया। ओके, अब आगे क्या होता है कि चंद्रप्रद्योत एक बार पांडु रोग से पीड़ित हुआ। बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा। पांडु रोग से तात्पर्य हिंदी में है तो आप लोग शायद न समझ पाते हो, जिसे पीलिया कहते हैं या जॉन्डिस बोलते हैं। ओके, जॉन्डिस इंग्लिश सब जानते रहिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। जब चंद्रप्रद्योत को पांडु रोग या जॉन्डिस हो गया तो फिर बिंबिसार ने क्या किया कि अपने राजवैद्य जीवक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवक इस मगध साम्राज्य यानी हर्यक राजवंश का क्या था, राजवैद्य था। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा, अवंती भेजा, और चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, ध्यान रखिएगा, तो चिकित्सा करने के लिए भेजा और यह पांडु रोग से अच्छे हो गए, यानी इनकी जॉन्डिस जो है वह अच्छी हो गई, पीलिया रोग से इन्हें छुटकारा मिल गया। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को बेलवन विहार ध्यान दिया। इसका झुकाव राजा बिंबिसार का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था और इसने बौद्ध धर्म को वेलुवन विहार दान में दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है बिंबिसार को जीवन के अंतिम समय में, राजा बिंबिसार के जीवन के अंतिम समय में जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, उसने क्या किया, बंदी बना लिया और गद्दी पर बैठ गया। ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। बंदी बना लिया इसका बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बंदी बना लिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार अजातशत्रु हर्यक राजवंश का दूसरा राजा था या दूसरा शासक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह पिता को बंदी बना करके मगध की गद्दी पर बैठ गया और फिर आगे चल करके पिता की हत्या कर दी। तो पिता की हत्या के पीछे, पिता की हत्या मतलब राजा बिंबिसार की हत्या इसका बेटा अजातशत्रु ने कर दिया। लेकिन जैन और बौद्ध अनुश्रुतियों द्वारा या धार्मिक ग्रंथों द्वारा दो विचार उत्पन्न किए जाते हैं। एक तो बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों द्वारा जातकों में इस बात का उल्लेख है कि अजातशत्रु को बौद्ध धर्म के अनुसार पितृहंता बताया गया है, पिता का हत्यारा, कि अपने पिता को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया और इसके पश्चात विष दे करके पिता की हत्या, अजातशत्रु की हत्या कर दिया। लेकिन जैन अनुश्रुतियों द्वारा अजातशत्रु को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अजातशत्रु को पितृहंता नहीं माना जाता है। क्यों? अजातशत्रु को जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यह बताया जाता है कि इसने अपने पिता को अरेस्ट कर यानी बंदी बना करके बंदी गृह में अवश्य डाल दिया, लेकिन जब वह अपने पिता के प्रति जो प्रेम था, जब वह प्रेम एकाएक विस्फोटित हुआ या उसमें एक तरह से कह लीजिए कि बहुत तेजी से प्रेम में उद्गार हुआ पिता के प्रति, तो यह गदा लेकर के बंदी गृह की तरफ दौड़ा कि बंदी गृह का दरवाजा तोड़ करके और पिता को बाहर निकाल ले। लेकिन यह जब बंदी गृह के पास जाता है अजातशत्रु, तो फिर बिंबिसार द्वारा विषपान कर लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जैन अनुश्रुतियों के द्वारा अजातशत्रु को बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी जो निष्कर्ष है वो ध्यान रखिएगा, वह निष्कर्ष यही है कि अजातशत्रु अपने पिता का हत्यारा था और इसलिए उसे पितृहंता कहा गया है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अगले राजा को। अगला राजा जो है अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा राजा था। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
अजातशत्रु। अब हम लोग अजातशत्रु को देख लेते हैं, जिसे पितृहंता यानी पिता का हत्यारा माना गया है, ध्यान रखना है। तो यह गद्दी पर बैठा पिता की हत्या करने के पश्चात, और इसका शासन काल है, गद्दी पर बैठा कहाँ की गद्दी पर, तो मगध के, ध्यान रखना है। 492 से 461 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, इस बात को ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि पहला पॉइंट है, यह साम्राज्यवादी शासक था, यह भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक से तात्पर्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ओके, तो फिर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात, बिंबिसार से तात्पर्य अजातशत्रु के पिता, जो हर्यक वंश का पहला राजा है। तो बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात जो बिंबिसार की पत्नी थी कोसला देवी, उनकी भी मृत्यु हो गई। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात ऐसा माना जाता है कि कोसला देवी सदमे में आ गई और फिर इनकी भी मृत्यु हो गई। और जब कोसला देवी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारण कौशल जो नरेश थे उन्होंने वह नाराज हो गए। किससे नाराज हो गए? अजातशत्रु से नाराज हो गए। और जो दहेज में, जो विवाह के समय दहेज में काशी प्रांत मगध राज्य को यानी बिंबिसार को दिए थे, वह वापस ले लिए। किससे? अजातशत्रु से। इस प्रकार अजातशत्रु यानी मगध साम्राज्य और फिर कौशल नरेश के बीच में शत्रुता बढ़ गई। तो फिर क्या हुआ? दोनों में युद्ध होने लगा। और युद्ध के पीछे मुख्य कारण था कि अजातशत्रु को काशी चाहिए, फिर काशी लेने के लिए युद्ध करने लगा। तो युद्ध होता था, कभी अजातशत्रु की विजय होती थी तो कभी कौशल नरेश की विजय होती थी। यह प्रोसेस चलता रहा। तो अंत में क्या हुआ कि दोनों राजाओं ने किसी को निर्णायक युद्ध नहीं मिला। एक बार कौशल नरेश की विजय होती थी तो अगले बार अजातशत्रु की, क्योंकि दोनों शक्ति में लगभग बराबर थे, इसलिए दोनों किसी से पराजित नहीं हो पा रहे थे। तो अंत में कौशल नरेश और अजातशत्रु ने क्या किया कि दोनों आपस में मित्र हो गए या संधि कर लिए। और संधि करने के पश्चात पुनः अगले पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ भी देते हैं कि दोनों पुनः क्या किए कि समझौता कर लिए। और फिर कौशल नरेश ने क्या किया कि काशी पुनः अजातशत्रु को वापस दे दिया और अपने पुत्री वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह भी कर दिया। इस प्रकार कौशल नरेश ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और फिर काशी जो है वापस कर दिया। किसको? अजातशत्रु को। इसलिए इस पॉइंट को देख लीजिएगा, हमने डिस्कस कर दिया। फिर पढ़ भी देते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात पत्नी कोसला देवी की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण कौशल नरेश काशी प्रांत वापस ले लिया। किससे ले लिया? अजातशत्रु से, यानी मगध के राजा से। अगला पॉइंट है, जिससे कौशल नरेश और अजातशत्रु के बीच अजातशत्रु में शत्रुता हो गई, यानी दोनों में शत्रुता होने के पीछे कारण काशी प्रांत था। ओके, जातक ग्रंथों के अनुसार, जातक ग्रंथ से तात्पर्य है बौद्ध ग्रंथ। जातक ग्रंथों के अनुसार आगे चलकर दोनों में मित्रता हो गई, क्योंकि शत्रुता हो गई। और मित्रता क्यों हुई? क्योंकि दोनों में युद्ध हुआ, शक्ति में दोनों बराबर थे, इसलिए कभी कौशल नरेश की विजय होती थी तो कभी अजातशत्रु की विजय होती थी। यह प्रक्रिया चलता रहा लंबे समय तक। इसलिए फिर दोनों ने आपस में संधि कर ली, और संधि कर लिया तो फिर क्या हुआ कि कौशल नरेश की पुत्री वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह हो गया। और विवाह हुआ और काशी प्रांत पुनः वापस मिल गया। ध्यान रखिएगा, किसको मिल गया? अजातशत्रु को। अब अगला पॉइंट है वज्जी संघ। वज्जी संघ के जो राजा थे चेतक की बहन चेलना थी। चेलना का भी विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार से तात्पर्य अजातशत्रु के पिता से। तो जब अजातशत्रु बिंबिसार की मृत्यु हो गई, अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दिया गया, तो फिर चेलना भी अपने दो पुत्र हल्ल और बेहल्ल को लेकर कहां चली गई? वज्जी संघ, अपने भाई के पास। इनको भी
अपने बेटों की सुरक्षा के लिए ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु से अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने इन दो पुत्रों को लेकर के वज्जी संग चली गई, यानी राजा चेतक के पास चली गई। तो फिर अजातशत्रु ने यह आरोप लगाया कि चेलना और दो पुत्र हल और बेहल जो वज्जी गए हैं, वज्जी राज्य गए हैं, वह अपने साथ बहुत ही अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तु भी लेकर के गए हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि, और तो उनको वापस मांगा। तो चेतक राजा चेतक देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर लिखे हम लोग कि अजातशत्रु ने धन मांगा, उस धन की मांग की जो धन लेकर के चेलना और हल बेहल अपने बेटे के साथ लेकर के गई थी, और राजा चेतक वह धन देने से इनकार कर दिए। इस प्रकार दोनों में शत्रुता बढ़ गई। तो वज्जी एक संघ था, गणराज्य था, राजाओं का संघ था, इसलिए वह शक्तिशाली था। अजातशत्रु को ऐसा लगा कि वज्जी संघ को हम पराजित नहीं कर पाएंगे, तो इसने क्या किया कि अजातशत्रु ने, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछता है, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। कहाँ भेजा? वज्जी संघ, वज्जी में भेजा, और वहां जाकर के वज्जी गणराज्य में वत्सकार ने क्या किया? राजाओं में फूट पैदा कर दी और वज्जी संघ के राजा अलग हो गए। इस प्रकार राजा चेतक की शक्ति कमजोर हो गई, और फिर अजातशत्रु ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके राजा वज्जी संघ में फूट डाल दिया, और अजातशत्रु ने आक्रमण करके राजा चेतक को पराजित कर दिया। ओके, राजा चेतक को पराजित करके अपने शक्ति का विस्तार कर लिया। कहां तक? वज्जी क्षेत्र तक। तो इस पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिएगा कि मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डाल दिया, फिर राजा को अजातशत्रु ने पराजित कर दिया, और इसके बाद पराजित करने के पश्चात अगला पॉइंट है अजातशत्रु के शासन काल के या और वज्जी संघ तक अपने साम्राज्य का अजातशत्रु ने विस्तार कर लिया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के शासन काल में और घटना क्या घटी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और आप लोग जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु भी शासन के अंतिम समय में अपने पुत्र उदयन द्वारा बंदी बना लिया गया। ध्यान रखिएगा, उदयन ने क्या किया? बंदी बना लिया। तो जैसे अजातशत्रु अपने पिता को के जीवन काल में अंतिम समय में पिता को बंदी गृह में डाल दिया और फिर गद्दी पर काबिज हो गया या गद्दी पर बैठ गया और अपना राज्याभिषेक करा लिया, फिर बाद में पिता की हत्या करवा दी। हत्या करने के पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं। तो फिर अजातशत्रु का बेटा जो उदयन था, इसने भी क्या किया कि अंतिम समय में अपने पिता अजातशत्रु को कैद कर लिया और उनकी भी हत्या कर अजातशत्रु की भी हत्या कर इसने क्या किया? मगध साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हो गया या मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। ओके, इस प्रकार कि यह वंश एक तरह से पितृहंता के नाम से भी फेमस है, प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम लोग उदयन को बारे में देखते हैं, उदयन के बारे में विस्तार से। उदयन अथवा उदयभद्र, तो हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। उदयन अथवा उदयभद्र के नाम था उसका शासक का, जो 461 से 443 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो यह अजातशत्रु का बेटा था और अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या कर यह भी गद्दी पर बैठा, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा गया। और यह अपने पिता के समय में, ध्यान रखना है आप लोगों को, अपने पिता के समय में यानी अजातशत्रु के समय में यह चंपा का गवर्नर था। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि उदयन अजातशत्रु के समय में कहाँ का गवर्नर था, या ऐसे भी पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने के
पहले या शासक बनने के पहले वह कहाँ का गवर्नर था? तो वह चंपा का था। चंपा का गवर्नर रहते हुए ही इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया और फिर मगध की गद्दी पर बैठ गया या मगध का शासक हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। इसलिए इसे पितृहंता कहा गया, ध्यान रखना है। यह भी पितृहंता था तो इसलिए इसे भी पितृहंता कहा गया है। हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला पॉइंट है, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यह एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन अथवा उदयभद्र ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर्यक वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। अंतिम नहीं था, अंतिम शक्तिशाली राजा था। ओके। और यह भी मगध साम्राज्य के विस्तार करने की योजना बनाया, परंतु उतना शक्तिशाली नहीं था जितना इसके पहले के राजा अजातशत्रु और बिंबिसार थे। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और जिससे आगे चल करके इसे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने राजधानी बनाया? तो उदयन ने राजधानी बनाया। ठीक, इसके पहले राजधानी गिरिब्रज थी। ध्यान रखिएगा, गिरिब्रज राजधानी थी और इसने क्या किया कि राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अगला पॉइंट है कि जैन ग्रंथ के अनुसार उदयन की हत्या राजधानी में ही अवंती राज्य के गुप्तचर पालक द्वारा कर दी गई। आगे चल करके क्यों? क्योंकि उदयन उतना शक्तिशाली राजा नहीं था जितना शक्तिशाली राजा अथवा शासक इसके पहले के इसके पिता अजातशत्रु और बिंबिसार थे। इसलिए राजधानी में एक बार धोखे से अवंती के गुप्तचर पालक ने इसकी हत्या कर दी, उदयन की हत्या कर दी। तो उदयन से संबंधित यही 4 पॉइंट है कि गद्दी पर या राजा बनने के पहले यह चंपा का गवर्नर था या अपने पिता के शासनकाल में चंपा का गवर्नर था। अगला पॉइंट, इसे भी पितृहंता कहा गया है, पिता का हत्यारा, पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया जिसे आगे चलकर इस पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की यानी मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। और फिर जैन ग्रंथ के अनुसार इस उदयन की हत्या इसके राजधानी में अवंती के गुप्तचर पालक द्वारा कर दी गई। ध्यान रखना है। तो अब उदयन की हत्या के पश्चात इसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध हुए, मुंडक हुए और नागदशक। ध्यान रखना है, 3 राजा हुए। यह 3 राजा 443 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किए। तीनों बहुत ही कमजोर थे, निर्बल शासक थे। इसलिए मगध साम्राज्य की गिरती हुई शक्ति को यह रोक नहीं पाए या शक्ति को पुनः स्थापित नहीं कर पाए। और अंतिम शासक नागदशक हुआ और नागदशक की हत्या उसके अमात्य ने कर दिया। और अमात्य का मतलब शिशुनाग। ध्यान रखना है, इसका अमात्य शिशुनाग था। शिशुनाग ने क्या किया कि अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दिया गया और मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। तो इस अंतिम शासक निर्बल शासक नागदशक, यह भी निर्बल शासक था और इसका अमात्य शिशुनाग था। शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दिया और नागदशक की हत्या कर इस जो हर्यक वंश था मगध पर, इस हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की? तो शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने ही हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। और हर्यक वंश को समाप्त करने के पश्चात मगध में एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। ओके, तो यह था हर्यक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। टू द पॉइंट हमने पढ़ाया है आप लोगों को। कहीं भी कोई
प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट हमसे कर लीजिएगा 7618025304। और एग्जाम 21 जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अन्य कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, अगले टॉपिक में।